बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर आज आप लोगों ने तमाम दिन कोई अच्छी चीज़ नहीं देखी तो ये तस्वीर देख लें। ये आने वाली किस्त में सबसे ज़्यादा दिल को खुश करने वाला सीन होगा, और अगर कोई रुकावट ना आई तो अगली किस्त में इनका काम भी तमाम हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि ये ख्वाब भी हो सकता है, और वैसे भी आजकल तुर्की के तकरीबन तमाम तारीखी ड्रामे ख्वाबों पर ही चल रहे हैं, चाहे वो बार्बरस्लार हो या कुरुलुश उस्मान। और कुरुलुश उस्मान में तो हर दूसरी किस्त में अब एक अदद ख्वाब शामिल होना लाजमी हो गया है। और नाज़रीन इकराम, ख्वाब तो चले काबिल बर्दाश्त हैं, लेकिन एक ट्रेंड जो तुर्की के ड्रामों में जोर और शोर से दिखाया जा रहा है वो है पैदाइश का सीन। मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में इस बारे में आवाज़ उठाई है कि ये किस किस्म का बेहुदा ट्रेंड है जो इन ड्रामों में चल रहा है। अपने 2.5 घंटे की किस्त का वक्त पूरा करने के लिए इतनी तफसील के साथ ये सब दिखाना कितना वाहियात लगता है। ड्रामा देखते हुए बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि जैसे किसी अस्पताल के लेबर रूम के अंदर कैमरा लगा हुआ है और वहां से ये लाइव मनाजिर चल रहे हैं। तकलीफ की बात तो ये है कि नज़र रखनी पड़ती है कि किस किस्त में इम्कान है कि इस किस्म का सीन आ जाए, ताकि घर के बच्चों को वो किस्त ना दिखाई जाए। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि बिल्कुल अटेंशन रहना पड़ता है। महमद बोजदैग ने यही काम दिर्लिश एर्तुगरुल में भी किया था, और एर्तुगरुल के हर बच्चे की पैदाइश का सीन दिखाकर पूरी किस्त इसी काम में गुजार दी। जबकि ओयनिश बुयुक सेल्जुकलो के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एमरे कोनक ने सोचा कि मैं क्यों बोजदैग से पीछे रहूं, और उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर ओयनिश बुयुक सेल्जुकलो में बाशुलू, गोहर, तुर्कान और तुर्ना सबके वैसे सीन दिखाए। सिर्फ एक सफेरिया खातून बची थी क्योंकि वो बेचारी बूढ़ी थी। तो एमरे कोनक अब ये कमी एल्परसलान में पूरी करेंगे, जिसमें आक्चा के बाद सफेरिया खातून एल्परसलान की जिंदगी में आएगी। तो ये हद दर्जा घटिया ट्रेंड है जिसके खिलाफ इन ड्रामों के पेजेस और ट्विटर और इंस्टा अकाउंट्स पर एहतजाज करना चाहिए। बहरहाल अब चलते हैं कुरुलुश उस्मान की किस्त नंबर 85 की तरफ, जिसमें आने वाले बड़े वाकयात ये होंगे। गेहातू और आलिम शाह, जिसे बल्कि जालिम शाह कहना चाहिए, अब गिरफ्तार हो जाएंगे। सुल्तान मसूद उस्मान बे के खिलाफ गजबनाक होकर उसके कबीले में आएंगे। कोनर एल्प की असल शिनाख्त जाहिर हो गई है, और कोनर एल्प का क्या होगा, और कुरुलुश उस्मान में आने वाली 2 नई एंट्रीज किन की हैं और इनका क्या किरदार है। तो नाज़रीन इकराम, अब जाहिर सी बात है कि ये वाकयात आपस में कनेक्टेड हैं कि उस्मान बे पहले कोनर एल्प को बचाने की कोशिश करेंगे, जिसका राज आलिम शाह के सामने खुल चुका है कि वो उस्मान बे का वफादार है, और उस्मान बे कोनर को बचाने आएगा और इसमें कामयाब होगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कुरुलुश उस्मान में उस्मान के आल्प्स में एक ऐसे अदाकार की कमी थी जो ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत का मालिक हो, और वह जब स्क्रीन पर आए तो छा जाए। तो अब कोनर एल्प के जरिए वो कमी दूर हो गई है। कोनर एल्प का कुरुलुश उस्मान में चलना, बोलना और एक्शन सीन्स सब इसे उस्मान बे का सबसे शानदार एल्प होने की हैसियत से क्वालिफाई करते हैं। और अगर इस अदाकार को अच्छा स्क्रिप्ट और स्क्रीन टाइम दिया गया तो ये ड्रामे पर छा जाएगा। और सुल्तान मसूद, जो कि उस्मान के हाथों आलिम शाह की गिरफ्तारी पर गजबनाक हो जाएगा और इसके नतीजे में अपने महल से निकलकर उस्मान बे के कबीले का रुख करेगा, तो इसके सामने तमाम सूरत हाल सही तौर पर कोनर एल्प ही रख सकता है, जिससे सुल्तान का गुस्सा ठंडा होगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, ऐसा भी लगता है कि सुल्तान उस्मान की तरफ से बदजन नहीं है, और सिर्फ मंगोलों को दिखाने के लिए सुल्तान ऐसे गुस्से का मुजाहरा करेगा। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सल्तनत के महल और दफातर समेत हर जगह मंगोलों का कब्जा है, और सल्जूकी सल्तनत असल में मंगोलों के हाथों यरगमाल है और मंगोल बैसाखियों पर चल रही है। तो इस सूरत हाल में सुल्तान की इतनी जुर्रत नहीं कि वो उस्मान बे के इक़दामात की हमायत कर सके जो वो मंगोलों के खिलाफ कर रहा है, और वो मंगोलों के सामने उस्मान की मुखालफत करने पर मजबूर है। और उस्मान बे जब ये सूरत हाल देखेगा कि जिस सल्तनत का वो वफादार है वो ना तो इसकी किसी भी किस्म की हमायत कर सकती है, और ना ही उस्मान की वो जदोजहद जो वो मंगोलों के खिलाफ कर रहा है इसे कोई अहमियत दे रही है, बल्कि इसके बरक्स उस्मान ही के खिलाफ हो गई है, तो तब उस्मान बे को एहसास होगा कि अब वो इस सल्तनत का वफादार रहकर वक्त ज़ाया कर रहा है, और यूं वो सुल्जूकी सल्तनत की वफादारी तोड़कर अपनी अलग रियासत का ऐलान कर देगा। यानी आने वाली किस्त नए दौर का आगाज साबित होगी, क्योंकि हम सुल्तान मसूद ही की कबीले में आमद का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद ये सब होता दिखाई दे रहा है। और सुल्तान मसूद की कबीले में आमद का मतलब है कि अब दुर्सन फकीह की आमद भी जल्द होने वाली है। तारीखी तौर पर रियासत के ऐलान के वक्त इनकी मौजूदगी जरूरी है, और सबसे दिलचस्प मंजर तारीख में मौजूद वो गुफ्तगू है जो उस्मान बे और दुर्सन फकीह के दरमियान तब हुई थी जब उस्मान बे ने सल्जूकी सल्तनत की वफादारी से आज़ाद होकर अपनी अलग रियासत के क़याम का ऐलान करने का फैसला किया था।
इंशाल्लाह दुर्सन फ़क़ीह की तारीख़ के बारे में जो वीडियो आप लोगों के सामने पेश करूंगी तो उसमें इन दोनों की इस तारीख़ी गुफ्तगू भी आप लोग जानेंगे, और हो सकता है कि महमद बोज़दैक भी ये अहम गुफ्तगू अपने ड्रामे में पेश करें। इसके अलावा बेलिचिक का कला अब खाली है। रोगातोस लास्कारिस के मौत के बाद आया निकोला, माइकल कोसेस और रोगातोस की जो ट्राइका हम देख रहे थे, जो पहले उस्मान बे के खिलाफ काम कर रही थी और अब उस्मान बे के साथ इत्तेहाद कर चुकी थी, तो इसमें एक मेंबर की कमी हो चुकी है और उस कले के तकफूर की जगह पूरी करने के लिए किसी और अदाकार को लाजमन लिया जाएगा। और मेरे ख्याल में बारबरा लार में पिएट्रो वाला अदाकार यानी ईगिद ओशनेर से बेहतर ये किरदार कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि ये किरदार किसे मिलना चाहिए। अब अलाउद्दीन बे की पैदाइश हो चुकी है। अलाउद्दीन की मुकम्मल तारीख पर मेरी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, जिसमें मैं एक बात बताना भूल गई थी कि अलाउद्दीन का नाम उस्मान गाजी ने सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन के अक़बात के नाम पर रखा था। सल्जूकी सल्तनत में अलाउद्दीन के अक़बात के नाम से 3 बादशाह गुजरे हैं। इनमें से पहले 2 एर्तुगरुल गाजी के दौर में और तीसरे अलाउद्दीन उस्मान बे के दौर में थे। ये बताना तो मुश्किल है कि इनमें से किसके नाम पर अलाउद्दीन का नाम रखा गया, लेकिन अगर कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो ये सुल्तान अलाउद्दीन के अक़बात अव्वल ही बनते हैं जिनके दौर में सल्जूकी सल्तनत ने बेपनाह तरक्की की और जिनके एर्तुगरुल गाजी से नहायत करीबी और अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन मुझे ये डर है कि जैसे गुंदूज बे को कुर्रुश उस्मान में पहले इतना गलत बनाकर दिखाया गया, फिर इसे उस्मान बे और कबीले की नज़रों में गिराकर सबसे हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मंगवाई गई और अब वो दोबारा अपनी रेपुटेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो शायद अलाउद्दीन और रोहान का भी यही सीन न दिखा दिया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो नहायत काबिल अफसोस बात होगी। किस्त नंबर 84 इस लिहाज से बेहतरीन थी कि इसमें हर किरदार को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का भरपूर मौका मिला, और मारी जिसके बारे में ये सोचा जा रहा था कि वो ड्रामे से आउट हो गई है, तो इसने भी अहम रोल अदा किया और काय कबीले की औरतों को बचाया, जबकि गुंदूज की बीवी आयशा भी किसी तरह कम न थी। उस्मान गाजी के जंगजुओं को भी इस बार मुकम्मल हाईलाइट किया गया। ऐसा लगता है कि राइटर्स ने तमाम किरदारों को अहमियत देना शुरू कर दी है। और आखिर में हम बात करेंगे कुर्रुश उस्मान में आने वाले 2 नए अदाकारों की। इनमें से एक का नाम ज़ोहरा यल्माज़ है और दूसरे का नाम सरदार ओज़र है। ये 2 अदाकार हैं जो कुर्रुश उस्मान ज्वाइन कर चुके हैं और किस्त नंबर 85 से आप इनकी एंट्री देखेंगे। ज़ोहरा यल्माज़ मलहुन खातून की कज़न ओलजाई खातून का किरदार अदा करेगी, जबकि सरदार ओज़र बरकन बे होंगे जो कि मलहुन के कज़न का शौहर होगा। और मेरे ख्याल में कबीले में बहादुर बे के बाद एक अदद गद्दार की कमी थी जो इन दोनों या इनमें से किसी एक से पूरी की जाएगी, जबकि कबीले की औरतें जो कि अब आपस में लड़ती नहीं हैं, तो मलहुन की कज़न की आमद के बाद ये सुकून और मलहुन बाला का प्यार अब ख़त्म हो जाएगा और नफ़रत, हसद और साजिशें जन्म लेंगी, जिसका असर लाजमन और हान और अलाउद्दीन पर भी पड़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, ये तो था आने वाले किस्त के मुतालिक मेरा एक रिव्यू। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस देखने का शुक्रिया।